नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 8 सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के जो अपने अध्ययन बिंदु है वो क्या क्या रहेंगे। तो नंबर 1 पे है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, और सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रख रखाव कैसे किया जा सकता है। तो आज हमारे ये अध्ययन बिंदु रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास अनेक सजीव पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बरगद का पेड़ आदि, और कुछ इतने छोटे होते हैं जिन्हें आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। जैसे कौन कौन से हैं ये, तो अमीबा, जीवाणु, वायरस आदि। ऐसे सजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। आगे बात करेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। तो ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रखने और प्रत्येक दिन इसमें होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कर सूचीबद्ध कीजिए। कितने दिनों में इनकी सतह सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाओं एवं काले धब्बों से ढक जाती हैं। इन धब्बों का आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए आपको किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। क्या आपको यह संरचना बिना आवर्धक लेंस के भी दिखाई दे रही है? ये संरचना क्या है? ये संरचनाएं कहाँ से आई है? ये संरचनाएं कवक के तंतु एवं बीजाणु है। तो ये संरचना क्या है? कवक के तंतु और बीजाणु है। कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बीजाणु हवा में विद्यमान रहते हैं। अनुकूल वातावरण में पोषण की उपस्थिति में ये वृद्धि कर ऐसी तंतुरूपी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये संरचना है वो क्या होती है? तो ये कवक के तंतु व बीजाणु है। इसकी गतिविधि के बारे में हम आगे देखते हैं कि एक तालाब या पोखर के जल की कुछ बूंदों को कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखिए आपको किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये संरचना क्या है? तो ये आप करके भी देख सकते हैं। जल की एक बूंद में अनेक प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अतः सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोत, बर्फीले क्षेत्रों, दलदली भूमि अर्थात सर्वत्र पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो नंबर 1 पे है अमीबा, कवक, पैरामीशियम, वायरस, जीवाणु, ये मशरूम, शैवाल और कवक। तो ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। आप इनको ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, कवक, शैवाल, जीवाणु और मशरूम। सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो सूक्ष्म जीव के प्रकार, तो सूक्ष्म जीव ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है विषाणु, नंबर 2 पे है माइकोप्लाज्मा, नंबर 3 जीवाणु, नंबर 4 पे कवक, नंबर 5 पे प्रोटोजोआ और नंबर 6 पे शैवाल। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं विषाणु या वायरस। विषाणु और वायरस क्या है? ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं। इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के जो बीच की योजक कड़ी है वो कौन सी है? तो विषाणु या वायरस है, क्योंकि इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जब किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो इनमें वृद्धि व गुण होता है। यह पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पर टोबैको मोजेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये वायरस के नाम हैं TMV और HIV वायरस, ये इनकी फुल फॉर्म दी गई है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में से बिछन जाती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी होती है? तो जीवाणु की होती है। और अगर वैसे बात करें तो किसकी है? माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी है, और जो जीवाणु फिल्टर होता है उसमें से भी छन जाती है। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपर्ण व तिल की फिलोड़ी नामक रोग होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो नंबर 1 पे है बैंगन का लघुपर्ण रोग और नंबर 2 पे है तिल की फिलोड़ी रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे कई एग्जामों में पूछा जा सकता है कि बैंगन का लघुपर्ण रोग है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण,
तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा के कारण। इन्हें पादप जगत के बहरूपीय भी कहा जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत के जो बहरूपीय है वो किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो ये सबसे छोटी कोशिका है, नंबर 2 पे ये इनके जो रोग है वो कौन कौन से आते हैं, किसके अंदर आते हैं, और नंबर 3 पे इन्हें पादप का बहरूपीय कहा जाता है। आगे 3 नंबर पे देखेंगे हम जीवाणु के बारे में, यानी बैक्टीरिया क्या होता है। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में ई कोलाई और लैक्टोबैसिल्स। ई कोलाई और लैक्टोबैसिल्स क्या है, तो ये जीवाणु है। 4 नंबर पे बात करते हैं कवक या फंगी की। इन्हें फफूंद या फंगस या कवक भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कवक है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ कवक मृतोपजीव के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं। कुछ कवक पादपों व जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो पादप या जंतुओं के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में गेहूं पर पैक्सीनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई यानी काला कीट रोग तथा बाजरे पर स्पेरो ग्रामिनिकिलो यानी जोगन रोग। ये दोनों रोग हैं जो गेहूं की फसल पे और बाजरे की फसल पे होते हैं, तो ये कवक के द्वारा होते हैं। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं क्योंकि ये खुद भोजन नहीं बना सकते। 5 नंबर पे हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है, तो ये एक कोशिकीय जीव है और ये अमीबा, पैरामीशियम आदि इसके उदाहरण हैं। और नंबर 6 पे बात करेंगे शैवाल की कि शैवाल क्या होता है, एल्गी क्या होता है। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप है। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाब, नदियाँ, पोखर और नाले आदि का पानी हरा दिखाई देता है। तो जो तालाबों, नदियों, पोखर आदि का जो हरा पानी दिखाई देता है, जो काई सी जमी रहती है, वो किसके कारण होता है, तो शैवाल के कारण। इसके उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगोइरा, यूलोथ्रिक्स। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है ये। और नील हरित शैवाल है जो प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। तो आप इनको भी आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये सूक्ष्म जीव। आगे हम बात करेंगे कि लाभदायक होते हैं सूक्ष्म जीव, तो वो किस प्रकार से होते हैं। तो नंबर 1 पे है अनेक सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आओ ऐसे सूक्ष्म जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पे है दही बनाना। दही के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है। नंबर 1 पे दूध, नंबर 2 पे दही या जावण और भगोनी, ढक्कन इत्यादि। दूध को उबालने तक गर्म तथा गुनगुने होने तक ठंडा कीजिए। गुनगुने दूध के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दही या जावण डालकर अच्छी तरह से हिलाइए और बर्तन को ढक दीजिए। अब बर्तन की अपेक्षाकृत रसोई के गर्म हिस्से में रख दीजिए। सर्दी के मौसम में इसे आटे की टंकी में रखना चाहिए। तो ये दही जमाने की जो विधि है, और दही किसके कारण जमता है, तो ये जीवाणु के कारण जमता है। अब देखिए सुबह उठकर देखने पे क्या पाते हैं हम, तो प्रेक्षण इसका क्या होता है, दूध दही में बदल जाता है। निष्कर्ष क्या है कि दही या जो जावण में उपस्थित लैक्टोबैसिल जीवाणु थे उसके द्वारा यह दूध दही में बदल जाता है। उपयुक्त गतिविधि से यह ज्ञात होता है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो कौन सा है जो जीवाणु है वो दूध को दही में बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आगे सूक्ष्म जीवों के लाभ है वो और देखते हैं हम। खाद्य सामग्री निर्माण में दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में व जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग सूप व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग है। आगे 2 नंबर पे बात करते हैं औषधि निर्माण में। क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तथा एंथ्रेक्नाइट बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। पेनिसिलियम नामक
कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके व प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। तो टीके या प्रतिजैविक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि का। और वो बनाई किससे जाती है? तो पेनिसिलियम कवक से बनाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। आगे हम 3 नंबर पे बात करते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। जीवाणुओं में कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों के रूपांतरण करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। उदाहरणतः दलहन पौधे जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़, गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु। तो ये राइजोबियम जो जीवाणु है ये दलहन की फसल है उसके अंदर पाए जाते हैं और इससे क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आगे इसकी गतिविधि दी गई है। मटर या मूंग या मोठ के पौधे का जड़ सहित उखाड़िए, पानी में घोलकर जड़ों से चिपकी मिट्टी को साफ कीजिए। आपको जड़ों में क्या दिखाई दे रहा है? ये गांठ रूपी संरचनाएं क्या कहलाती है, वे किस कारण बनती है, इनका क्या कार्य है? आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। क्या ये सभी प्रकार के पौधों की जड़ों में पाई जाती है? इन गांठदार संरचनाओं को जड़ गांठें या गुलिकाएं कहते हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो इनकी जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक होते हैं। तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको ये नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यही नाइट्रेट नामक यौगिक है। तो जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है वो भी क्या है? नाइट्रेट है। नाइट्रोजन प्रोटीन की अभिन्न घटक है। किसान इसी कारण एक वर्ष दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, गवार तथा दूसरे वर्ष अनाजी फसल जैसे बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करते हैं। यही कारण है कि हम फसल बदल बदल कर बोते हैं कि एक समय आता है जब हम मूंग, मोठ, गवार आदि की फसल बोते हैं और दूसरे साल हम क्या बोते हैं? तो बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करते हैं। आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। जब मृत जंतुओं व पादपों का अपघटन होता है तब उसमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इन्हें नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो आप इस प्रकार से देखते सकते हैं कि नाइट्रोजन जो मुक्त होती है वो बाद में पादपों के अंदर चले जाके नाइट्रेट का निर्माण करती है और वापस वो नाइट्रोजन में बदल जाती है। आगे हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का ह्यूमस निर्माण में क्या योगदान है। तो जीवाणुओं के द्वारा पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। 5 नंबर पे है टूथपेस्ट बनाने में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो आप इसको याद रखें कि कौन सा जो सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। आगे हम ये तो हमने देखा था कि लाभदायक सूक्ष्म जीव। अब आगे हम बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। लाभदायक होने के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। आइए इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1 पे है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। किस प्रकार से ये रोग को उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। मनुष्य में क्षय यानी टीबी का रोग, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टीटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला एक भयानक रोग है। एंथ्रेक्स जो रोग है वो मनुष्य और जंतुओं दोनों में होता है और ये किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। गाय में गुरपक्का एवं मुँह पक्का रोग वायरस के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर यानी जीवाणु जनित रोग है। गेहूं की रस्ट कवक जनित रोग है। भिंडी का पित्त सिरोमोजेक ये वायरस जनित रोग है। आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो आप इनका ध्यान रखें कि ये किसके किसके कारण। तो नींबू का जो कैंकर रोग है वो किसका कारण होता है, जीवाणु के कारण। गेहूं का जो रस्ट है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण। भिंडी का पित्त सिरोमोजेक है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। आप इसको ध्यान में जरूर रखें, इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना।
अनाज, दालें, पके हुए फल, भोजन, आचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण खराब हो जाते हैं, अतः इन्हें सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना चाहिए। नंबर 3 पे है खाद्य पदार्थों की विषाक्तता। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे इन्हें ग्रहण करने वालों को उल्टी दस्त होने लगती है और कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन सा जीवाणु है जो खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। 4 नंबर पे हम बात करेंगे बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे कपड़ा, कागज, लकड़ी, चमड़ा आदि से बने सभी प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों को सूक्ष्म जीव खराब कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये थे कुछ लाभ और कुछ हानियां जो सूक्ष्म जीवों की थी, वो देखी अपने। इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये कक्षा 6 की बुक है, इसमें थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी दी गई है। जैसे जैसे हम कक्षा 7, 8, 9 और 10 वहाँ तक पहुँचेंगे तो इनको एक अलग अलग इनका एक चैप्टर होगा, जैसे विषाणु का अलग हो गया, जीवाणु का अलग हो गया। वहाँ तक अब पहुँचेंगे तो बहुत ही इनको डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम इनका सामान्य जानकारी ले रहे हैं। सूक्ष्म जीवों से बचाने हेतु सामग्री का उचित रख रखाव कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 पे है हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय। तो घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि को समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। पकाए हुए दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थ को ठंडी जगह रखना चाहिए। अचार में तेल, मुरब्बों में शक्कर आदि डालना चाहिए। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। धान व दालों में पारद गोली एवं नीम के पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों से इन्हें बचा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे खाद्य परिरक्षण की। हम घर पर बचे हुए भोजन को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड में क्या परिवर्तन होता है? सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन सुदूषित होने पर क्या होता है? क्या भोजन का सदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे गतिविधि के द्वारा। तो घर पर रखे हुए आमों को कुछ दिन ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दीजिए। 6-7 दिनों बाद उन्हें देखिए कि क्या होता है। ये तो इनमें क्या होता है कि ये आम सारे के सारे सड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आम तो सड़ गए हैं, परंतु आपकी दादी जी, माता जी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? यह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण द्वारा ही संभव है। कि खाद्य पदार्थों के क्या किया जा सकता है? उनका परिरक्षण। तो खाद्य परिरक्षण क्या है? तो खाद्य पदार्थों व भोजन को पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथार्थ बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि खाद्य परिरक्षण के सामान्य जो तौर तरीके हैं वो क्या हैं। तो नंबर 1 पे है शीतलता, यानी रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में तापमान कम होता है। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया की दर है वो अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे इसकी वृद्धि नहीं होती है। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे खाद्य सामग्री जल्दी खराब नहीं होती है। तो शीतलन के कारण भी ये सूक्ष्म जीव है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये खाद्य सामग्री है वो जल्दी खराब नहीं होती है, लंबी समय तक चलती रहती है। कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को रेफ्रिजरेशन या शीतलन कहते हैं। आजकल किसान व व्यापारी फलों, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृहों यानी कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। 2 नंबर पे हम बात करेंगे निर्जमीकरण की। 1 दशक पहले तक इंजेक्शन लगाने से पूर्व कांच की सिरिंज व सुई को उबलते हुए पानी में गर्म करते थे। इन्हें गर्म क्यों करते थे? गर्म करने से ये जीवाणु रहित हो जाते थे। आजकल अस्पतालों में किसी प्रकार की सिरिंज काम में ली जाती है। तो आजकल काम में ली जाने वाली सिरिंज व सुइयाँ निर्जमीकृत होती है तथा इनका एक ही बार उपयोग किया जाता है। तो आजकल जो सिरिंज और सुइयाँ वो काम में ली जाती है वो कौन सी है? तो निर्जमीकृत। इंजेक्शन की सिरिंज व सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को निर्जमीकरण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों व सामग्री को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जा सकता है। 3 नंबर पे है पाश्चुरीकरण यानी पैस्चुराइजेशन। आजकल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। डिब्बों या बोतलों में बंद दूध व अन्य उत्पाद को डिब्बों में अथवा बोतलों में रखने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक
गर्म कर ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इसमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया होती है कि इनको डिब्बों में बंद करने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पाश्चुरीकरण के अंदर कितने डिग्री तापमान पर और कितने समय के लिए गर्म किया जाता है। तो 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और यह प्रक्रिया 2 से 3 बार की जाती है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की यह विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। इस पाश्चुरीकृत खाद्य पदार्थों में डिब्बों में भरने के बाद उसमें उपस्थित हवा को निकाल कर बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा के अभाव में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। डिब्बे पर अंकित वह दिनांक जिससे पूर्व उस खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेना चाहिए उसे एक्सपायरी दिनांक कहते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व एक्सपायरी दिनांक अवश्य देखनी चाहिए एवं इस प्रकार के डिब्बे व खाद्य पदार्थों का उपयोग एक्सपायरी दिनांक से पहले कर लेना चाहिए। आगे हम बात करेंगे निर्जलीकरण की, कि इसमें खाद्य पदार्थ से जल को निकाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अनाज और दालों से नमी हटाने के लिए इसे धूप में सुखाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। उबालकर भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो द्रव खाद्य पदार्थों को उबालकर उनमें उपस्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए दूध और जल। तो दूध और जल को उबालकर हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। रसायनों का उपयोग करके भी हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वाश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। तो किस किस का उपयोग किया जाता है? तो एक तो सोडियम बेंजोएट हो गया, एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, और 3 नंबर पे इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शरबत, स्क्वाश और केचप आदि के परिरक्षण के लिए किया जाता है। आगे हम 7 नंबर पे बात करेंगे नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग कर। तो इनका उपयोग करके मांस, अचार, जैम, जेली और सब्जियों के परिरक्षण में नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव नाशक पदार्थ। तो गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। गंदे आंगन, शौचालय, स्नानघर आदि को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग किया जाता है। नंबर 9 पे है जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बोलिक अम्ल का उपयोग सूक्ष्मजीव कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आज अपनों ने क्या सीखा है। तो नंबर 1 पे सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। नंबर 2 पे सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और माइकोप्लाज्मा। दही, सिरका, पनीर आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में यीस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। यह रीट 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यीस्ट कवक का। क्लोरेला नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। मटर के पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? तो राइजोबियम जीवाणु है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीव पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा वस्तुओं को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। और पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा बंद डिब्बों के अंदर वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हमने देखे हैं। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव है तो कौन कौन से हैं। नंबर 2 पे किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? और 3 ये आगे 4 क्वेश्चन ये जो रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं वो हैं, और सही मिलान के भी 4 क्वेश्चन हैं। तो आप ये लगभग ये 12 क्वेश्चन हैं। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो आपको ये 12 के 12 क्वेश्चन आराम से आते होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें
और आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।